हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर जो सेकंड पेपर के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, जिसका अध्ययन करना स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपनी 3 क्लासें कंप्लीट भी हो गई है, जिसके अंदर अपन ने अभी तक संप्रेषण कौशल है तथा इसके उपयोग है 2 क्लासें इसके थी, इसके बारे में पढ़ लिया है अपने, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ अपने तैयार हो जाते हैं। टोटल इसमें से मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अपनी तीसरी क्लास थी, उसके अंदर अपन स्टार्ट कर चुके हैं शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स। इसके अंदर अपन पढ़ भी रहे थे, स्मरण स्तर के है, चिंतन स्तर के है, बोध स्तर के है, इनके बारे में पढ़ा है। आज जैसे वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे आज की क्लास है उसमें अग्रिम व्यवस्थापक है या संपत्ति संप्राप्ति है, सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परीक्षा प्रशिक्षण, ये सब करेंगे। साथ में इनके जो PYQs है वो भी करेंगे। अगर आज की क्लास बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है एक पार्ट और लाना पड़े इसका, तो कल में वो कंप्लीट हो। लेकिन अपन बहुत ही डिटेल से आराम से पढ़ेंगे ताकि सारा कुछ है वो इसी क्लास में क्लियर हो जाए, बाद में बार बार आपको इस चीज़ को ना पढ़ना पड़े। और लास्ट में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एग्ज़ाम टाइम में आप अगर रिवीजन करना चाहो तो बहुत ही कम समय, मुश्किल से ये मान लो कि 1-1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आप ये पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये क्लासें अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा अच्छा करने को मैं प्रेरित हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहना, लाइक करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें हो उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली कक्षा के अंदर हमने शिक्षण प्रतिमान के बारे में पढ़ रहे थे, तो शिक्षण के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा अपन ने इसके अंदर जैसे शिक्षण की प्रकृति या स्वरूप है, शिक्षण के सिद्धांत है, इन सब के बारे में पढ़ लिए। शिक्षण के सूत्र या शिक्षण के चर है, जैसे शिक्षण के सूत्र के बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। शिक्षण के चर के अंदर मैंने बताया था कि स्वतंत्र चर है वो शिक्षक होता है, मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर है वो विषय वस्तु या प्रकरण है, आश्रित चर है वो कौन से, शिक्षार्थी विधि या टीचिंग लर्निंग मेथड्स है। इसके बाद में जैसे अपन ने शिक्षण चरों के कार्य है, शिक्षण के रूप या प्रकार है, जैसे शिक्षा व्यवस्था के आधार पे कौन से होते हैं, उद्देश्यों के आधार पे कौन से होते हैं, ये सब अपन ने अलग अलग आधार पे पढ़े थे, क्रियाओं के आधार पे या प्रणाली या पद्धति के आधार पे या शिक्षण स्वरूप के आधार पे हैं। इन सब की अपन ने चर्चा कर ली है, पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, आइए आप सबके समझ में भी आया है। फिर हमने शिक्षण के स्तर देखे थे, जैसे स्मृति स्तर है, ये किसने दिया था, हर्बर्ट ने, यानी ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। बोध या अवबोध स्तर है, ये H. मॉरिसन ने दिया था, ये उस प्राथमिक स्तर के लिए होता है। और चिंतन स्तर है, ये हंट ने दिया था, ये उच्च माध्यमिक या माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मृति स्तर है, ये विचार रहित होता है, और जो अवबोध या बोध स्तर है ये विचार युक्त होता है। और चिंतन स्तर है, इसमें अत्यधिक विचार युक्त या अत्यधिक चिंतन स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। उसके अलावा हमने इनको डिटेल से भी देखा था, स्मृति स्तर को देखा है अपन ने। उसके बाद में हर्बर्ट का जो स्मृति स्तर है इसका मॉडल के बारे में हमने चर्चा की थी, और बोध स्तर को भी देखा है हमने। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं आगे, चिंतन स्तर को भी देखा था हमने, जो हंट शिक्षण उपागम है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। और इसका जो शिक्षण प्रतिमान है या मॉडल है इसके बारे में देखा था। अब इसके बाद में अपन जो शिक्षण प्रतिमान है, यहाँ से आगे बढ़ना है हमें। यहाँ तक जो कुछ मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, ये सब मैंने रिवाइज इसलिए नहीं किया कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, और मैं आशा करता हूँ आप सबके समझ में भी आ गया होगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करके मैंने सोचा कि यहीं से क्लास स्टार्ट कर ले, जहाँ से कल कंप्लीट की थी उससे आगे। तो शिक्षण प्रतिमान या टीचिंग मॉडल्स ये क्या होते हैं, तो इससे पहले हमें इनका अर्थ का पता होना चाहिए। परिभाषा देखेंगे अपन, जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो। तो अर्थ की शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य शिक्षण में कक्षा के वातावरण को प्रभावी, सजीव और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण की एक रूपरेखा यानी डिज़ाइन या प्रारूप तैयार करना होता है। ये क्या कहलाता है, शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। इसका मतलब शिक्षण प्रतिमान का क्या अर्थ हो गया कि या तो कोई मॉडल है, या कोई आदर्श नमूना है, या कोई कार्य योजना है यानी रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है, या अनुदेशनात्मक प्रारूप है। ये सब क्या कहलाएंगे, शिक्षण प्रतिमान कहलाएंगे। उसके बाद में शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों या
प्रविधियों या योजनाओं तथा स्वरूपों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें भी क्या कहते हैं अपन, शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। कि कोई भी अगर अपना शिक्षण उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ विधि प्रविधि है या योजना स्वरूप जो कुछ काम में ले रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, शिक्षण प्रतिमान। अच्छा, पॉल डी इगन ने क्या बोला है, इनके अनुसार क्या है, तो इन्होंने बताया कि विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं ही क्या कहलाती है, शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। ये किसने बोला, तो पॉल डी इगन ने बोला था इसके बारे में। इसके बाद में अपन देखते हैं शिक्षण प्रतिमान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सारी डिटेल से देखते हैं अपन। पहली विशेषता इसकी ये है कि ये शिक्षक व छात्र दोनों को वांछित अनुभव, क्या वांछित अनुभव प्राप्त कराते हैं। किसको, शिक्षक को भी करवाते हैं और छात्र को स्पेशली करवाते हैं। उसके अलावा शिक्षण व अधिगम के लिए उपयुक्त रास्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शिक्षण और अधिगम के लिए उपयुक्त रास्ता बनाते हैं। उसके अलावा शिक्षण प्रतिमान वे सांचे या योजना है जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है कि उनको सबसे पहले तैयार किया जाता है, शिक्षण प्रतिमान है उनको पहले तैयार कर लिया जाता है। शिक्षण योजना बनाने से पहले या शिक्षण योजना बनाते टाइम इनको पहले तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान है ये छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं, रुचि के आधार पे ही बनाए जाते हैं कि छात्रों को सबसे ज़्यादा रुचि किस चीज़ में होगी। अगर पिकनिक में होती है, हमें कोई जैसे भ्रमण माध्यम से या पर्यटन पिकनिक माध्यम से अगर कोई चीज़ पढ़ानी है तो उस आधार पर पढ़ा सकते हैं, खेल खेल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो ये सब उनकी रुचि के आधार पर होते हैं। शिक्षण के तीनों स्तरों का संतुलन बनाया जाता है इसके अंदर। कैसे तीनों स्तर कौन कौन से, नियोजन है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है। उसके बाद में प्रत्येक प्रतिमान है ये कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है। कौन कौन से शिक्षण सूत्र, जिनका अपन ने पिछली कक्षा में चर्चा भी की है, जैसे ज्ञात से अज्ञात है, स्थूल से सूक्ष्म है, सरल से कठिन है, आगमन से निगमन है। ये सब प्रत्येक जो भी शिक्षण सूत्र है इनका प्रयोग करते हैं इसके अंदर। उसके बाद में प्रतिमानों का विकास है वो निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोग के पश्चात होता है और ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। किस पे, मनोवैज्ञानिक नियम है उन पे आधारित होते हैं शिक्षण प्रतिमान है। ये सब शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं थी जिनके बारे में अपन ने डिटेल से देखा है। अब शिक्षण प्रतिमान के कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि शिक्षण में सुधार करना, क्या करना, शिक्षण में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना और पाठ्यक्रम का विकास करना, यानी जो भी अपना सिलेबस है, करिकुलम है, उन सब का क्या करना है, हमें विकास करना, डेवलपमेंट करना है। अनुदेशनात्मक सामग्री का विशिष्टीकरण करना, मार्ग निर्देशन करना और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ये सब किसके कार्य है, तो शिक्षण प्रतिमान के कार्य है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। ऐसे आधारभूत तत्व है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये प्रमुख रूप से 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से, जैसे कोई भी शिक्षण प्रतिमान देखेंगे अपन, जैसे आगे अपन देखने वाले हैं, अग्रिम व्यवस्थापन है, परीक्षा परीक्षण है, उन सब में देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो एक तो सबसे पहले अपन उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ये उद्देश्य किसे कहते हैं, तो कोई भी लक्ष्य है या कोई भी केंद्र बिंदु है, ये सब क्या है, उद्देश्य है। उसके अलावा अपन संरचना यानी सिंटेक्स देखेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से सोपान से उसे गुजारा जाता है। उसके अलावा उसकी सामाजिक प्रणाली क्या है, यानी सोशल सिस्टम, कि शिक्षक विद्यार्थी के मध्य संबंध है वो किस तरह की है। उसके अलावा मूल्यांकन प्रणाली है वो भी देखेंगे अंदर। इसके अंदर इवोल्यूशन सिस्टम है कि लिखित है या मौखिक है या प्रायोगिक है, वस्तुनिष्ठ है, निबंधात्मक है, ये सब इसके अंदर अपन देखेंगे जो भी मॉडल पढ़ेंगे उन सब के। उसके अलावा अन्य तत्वों के अंदर भी अपन जैसे कोई सहायक या समर्थन प्रणाली, इनका भी देखते हैं और उपयोग है इन सब का भी देखते हैं। लेकिन मुख्यतः इन 4 चीज़ों का देखेंगे। जो भी अपन आगे मॉडल पढ़ने वाले हैं उन सब में इन 4 का मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ टीचिंग की जोइस है, उन्होंने बताया था। जोइस या ऐसे जैसे कहीं कहीं इनका नाम है वो ब्रूस जोइस से भी लिखा जाता है। उन्होंने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है जो शिक्षण प्रतिमान है इनको। कौन कौन से, जैसा एक तो इन्होंने बताया कि या तो ऐतिहासिक या दार्शनिक प्रतिमान होते हैं। तो ऐतिहासिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो एक तो सुकरात का शिक्षण प्रतिमान है। उसके अलावा परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान है जो ब्राउडी ने दिया था। उसके अलावा व्यक्तिगत विकास का जो प्रतिमान है ये किसने दिया था, तो कुंभस व सेनेग ने दिया था। अब जो भी शिक्षण प्रतिमान अपन इसके अंदर देख रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आता है कि निम्न में से ब्राउडी का कौन सा है या कुंभस का कौन सा है या सुमेलित करना हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब का जैसे ध्यान में रखना है कि सुकरात का कौन सा है, परंपरागत मानवीय किसका है,
ब्राउडी का। व्यक्तिगत विकास वाला किसका है, तो कुंभस और स्नेक का है। उसके अलावा अपन शिक्षण के दार्शनिक प्रतिमान है उनकी चर्चा करें तो प्रभावपरक प्रतिमान है ये जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था, जॉन लॉक ने। सूझ प्रतिमान किसने दिया था, तो सूझ का प्लेटो ने बताया था, और नियम वाला किसने बताया, कांट ने बताया। उसके बाद में अपन 2 नंबर पे देखते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से होते हैं। तो एक तो जैसे कंप्यूटर शिक्षण प्रतिमान है ये लॉरेंस और डेविस ने बताया है। उसके अलावा मौलिक शिक्षण प्रतिमान है ये ग्लेसर ने बताए हैं। अंत्यक्रिया शिक्षण प्रतिमान है ये फ्लेंडर्स ने बताए हैं। और विद्यालय या अधिगम शिक्षण प्रतिमान है ये किसने बताए हैं, करोल ने बताए हैं। तो इनका जो भी देने वाले हैं जो जिन्होंने प्रतिपादन किया है, प्रवर्तक है, उनके नाम विशेषता इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से हैं। जो टीचिंग एजुकेशन है उसके लिए कौन कौन से हैं, तो एक तो टाबा का शिक्षण प्रतिमान जो हेल्दा दबा है उनका है। उसके अलावा टर्नर का शिक्षण प्रतिमान है, फोक्स लिपिड का भी है। और जो शिक्षण अभिविन्यास समता प्रतिमान है ये भी किसने दिया था, फ्लेंडर्स का। तो फ्लेंडर्स के अभी तक 2 आ गए हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है वो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सामाजिक परस्पर क्रिया स्रोत प्रतिमान। तो पहला है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो जॉन डीवी और हर्बर्ट ने दिया है। उसके अलावा विधि शास्त्रीय प्रतिमान है वो किसने दिया है, तो ओलिवर और सेवर ने दिया है। उसके बाद अपन देखते हैं कि सामाजिक परीक्षा या जांच प्रतिमान है ये किसने दिया, तो मसिया और फोक्स ने दिए हैं। और प्रयोगशाला प्रतिमान किसने दिया है, बेथल व मैनी ने दिए हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि व्यवहार संशोधन प्रतिमान, तो शिक्षण का क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान है वो BF स्किनर ने दिया है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान या प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान भी इसके अंदर व्यवहार संशोधन के अंदर आता है। उसके बाद में अपन देखें कि सूचना प्रक्रिया स्रोत है उससे संबंधित कौन कौन से है। तो एक तो है संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान जिसे JS ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है, JS ब्रूनर ने। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं समझा क्योंकि ये सब फैक्ट है, इनको याद ही करने होंगे। मैंने एक जगह करके यहाँ लिख दिए और PDF भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ इन सबको वैसे याद ही करने, जैसे आगमन प्रतिमान है ये किसने दिया है, हिल्दा दबा ने। उसके अलावा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है ये J रिचर्ड सचमैन ने दिया है। और जो ये परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है इसको तो अपन डिटेल से देखने वाले हैं। उसके और संपर्त्य उपलब्धि वाले भी देखेंगे। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान है ये भी देखेंगे, ये किसने दिया है, तो J सकवाब ने दिया है। अग्रिम संगठन प्रतिमान भी देखेंगे, ये आसुबेल ने दिया है जो अपने सिलेबस के अंदर है। और विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया है, जीन पियाजे ने। तो ये जो 6 प्रतिमान है उनका अपन बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे। तो ये तो आराम से याद रह जाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने ही है, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इन 6 में से। और ये 6 अपन आगे आराम से डिटेल से देखने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो ये शिक्षण प्रतिमान है सूचना प्रक्रिया वाले यहीं से बनते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान। व्यक्तिगत स्रोत वाले कौन कौन से हो गए, तो एक तो होता है अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान जो कार्ल रोजर्स ने दिया है। उसके अलावा कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान, कौन सा, कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान ये किसने दिया है, तो विलियम ग्लेसर ने दिया है। उसके अलावा सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान है वो विलियम J गार्डन ने दिया है। और जो अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान है, प्रशिक्षण प्रतिमान है, ये विलियम शोल्ट्ज ने दिया है। और प्रत्यय प्रणाली प्रतिमान किसने दिया है, डेविड हंट ने दिया है। ये 4 अपने शिक्षण प्रतिमान देखे। इसके बाद में अपन सूचना प्रक्रिया जो है प्रतिमान जो अपन ने अभी पीछे देखा है, कौन से, ये सूचना प्रक्रिया स्रोत वाले, इनका अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं अग्रिम व्यवस्थापक या प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। किसने दिया है, मैंने आपको बताया था डेविड आसुबेल ने दिया है ये। और ये ब्रूनर की शिक्षा प्रक्रिया के अनुरूप है। किसकी शिक्षा प्रक्रिया के अनुरूप है ये, तो ब्रूनर की जो शिक्षा प्रक्रिया थी उसके अनुरूप है ये। और इसके अंदर अपन ने देखा था कि मुख्यतः ये 4 जो बिंदु है इन पर चर्चा करते हैं अपन, 4 तत्व है। सबसे पहले केंद्र बिंदु है यानी लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, तो अवधारणात्मक बोध करवाना। क्या करवाना, इसका क्या उद्देश्य है, तो अवधारणात्मक बोध करवाना। वाक्य संरचना कैसी होती है इसकी, तो विषय की सामान्य जानकारी से अवगत कराना। जो भी विषय की सामान्य जानकारी है उससे छात्र को अवगत करवाना, ये इसकी वाक्य संरचना होती है। उसके बाद में अपन सामाजिक प्रणाली देखते हैं कि शिक्षक और जो शिक्षार्थी है, छात्र है, उनके मध्य कैसे संबंध होते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो एक स्वक्रम मापदंडों एवं परिस्थितियों के नियंत्रण के रूप में होती है, शिक्षक की भूमिका है वो। उसके बाद अपन सहायक प्रणाली है उसके अंदर देखते हैं, तो सहायक प्रणाली में क्या आएगा कि तथ्यों को एकत्र करना और व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। यानी अग्रिम व्यवस्थापक है या प्रगति संगठनात्मक है, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक निरस्त विधि होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके प्रयोग या उपयोग देखते हैं, तो एक तो मौखिक सामग्री के लिए किया जाता है, दूसरा मौखिक रूप में निम्नात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है
उनके द्वारा परीक्षा लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग है इसके। तो कौन कौन से हो गए? मौखिक सामग्री और मौखिक रूप में भी किसके? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आशुबेल ने दो प्रमुख सिद्धांत पर भी बल दिया है। तो वो कौन कौन से थे? तो पहला सिद्धांत तो इनका था प्रगतिशील विभेदीकरण। कौन सा? प्रगतिशील विभेदीकरण। और दूसरा सिद्धांत क्या है इसका? कि पूर्व ज्ञात पाठ्य वस्तु के आधार पर नए विचारों को संगठित करना तथा समझना, ये इनका दूसरा सिद्धांत है। तो आशुबेल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? एक तो प्रगतिशील विभेदीकरण का, और दूसरा कि जो भी पूर्व ज्ञात कोई पाठ्य वस्तु है उनके आधार पर नए विचारों को संगठित करना या उनको समझना, ये इनका दूसरा सिद्धांत है। इसके बाद में आशुबेल है, इन्होंने भी प्रतिमान के बारे में क्या बोला है? तो इन्होंने बोला है कि जो अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की संरचना का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाना। जहाँ संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है कि किसी समय विशेष पर किसी विषय में किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना स्पष्ट, सुव्यवस्थित तथा स्थायी है, ये संज्ञानात्मक संरचनाओं से तात्पर्य है, ये आशुबेल ने बताया। तो अपने को यहाँ एक तो संज्ञानात्मक संरचनाओं इसको ध्यान में रखना है, और एक सुव्यवस्थित और स्थायी और स्पष्ट, इन तीन वर्ड को कीवर्ड को ध्यान में रख के अपन इनकी जो भी डेफिनेशन है उसको ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी ये अग्रिम सिद्धांत की विशेषताएं हैं वो देखते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या खूबियाँ हैं इसकी। तो कि विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना, क्या बनाना? कि जो भी विषय वस्तु है उसको सीखने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना। उसके अलावा सीखने हेतु ये प्रतिमान आगमन सिद्धांत पर बल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमें पूछ सकते हैं कि डेविड आशुबेल का जो अग्रिम सिद्धांत है या अग्रिम प्रतिमान है, ये सीखने के लिए किस सिद्धांत पर बल देता है? आगमन सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, आगमन निगमन सिद्धांत। तो ये किस पे दे रहा है? आगमन सिद्धांत पर बल देता है, तथा निगमन सिद्धांत के ये क्या है? विरुद्ध है, ध्यान में रखना ये। और जो भी आगमन सिद्धांत पर बल देगा वो निगमन के विरुद्ध हो गई, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। उसके बाद तीसरी विशेषता की है कि छात्रों को स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण सूचनाएं देकर सीखने की नवीन धारणाओं का विकास करना। कि जो भी स्पष्ट और अर्थपूर्ण सूचनाएं ये देकर नवीन धारणाओं का विकास करना होता है इसके अंदर। और छात्रों में ज्ञानात्मक संरचनाओं को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे अपनी भावी जीवन को सफलतापूर्वक बिता सके। कि छात्र है उनमें ज्ञान इस तरह से दिया जाता है उनको, या प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है ताकि वो अपना भावी जीवन है वो सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। और इसमें सिखाने वाला सूचनाओं का मूल स्रोत होता है। कौन? सिखाने वाला जो शिक्षक है वो सूचनाओं का मूल स्रोत होता है। और ये प्रतिमान है ये एक्सपोजिटरी शिक्षण प्रारूप है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो अग्रिम व्यवस्थापन है ये कैसा है? तो ये एक्सपोजिटरी शिक्षण प्रारूप है। अब अपन देखते हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। अभी अपन ने विशेषताएं देखी, अब इसकी उपयोगिता देखते हैं कि ये ज्ञानात्मक एवं तथ्यात्मक विषय वस्तु के शिक्षण में उपयोगी है। कौन कौन सी? ज्ञानात्मक और तथ्यात्मक, यानी प्रैक्टिकल ज्ञान इसमें ज़्यादा है। उसके अलावा पाठ्यक्रम संरचना में उपयोगी है, ये किस में है? पाठ्यक्रम संरचना के अंदर। उसके अलावा छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता बढ़ाता है। कि जो छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता है, ग्रहणशीलता है, उसको ये इनक्रेज करता है। उसके अलावा छात्रों में विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों, प्रत्ययों का वर्गीकरण एवं संबंधीकरण एवं अर्थपूर्ण प्रक्रियाकरण में ये सहायक है। उसके अलावा अपन देखते हैं कि शिक्षण के जो शिक्षक है उसके शिक्षण अधिगम अनुभवों की संरचना प्रक्रिया को क्या बनाता है? ये प्रभावी बनाता है। ये अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान है। इसकी उपयोगिताएं थी जिनके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की है। अब अपन देखते हैं कि संपर्त्य या निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान जो दूसरा है अपना, वो देखते हैं सूचना प्रक्रिया के अंदर कि संपर्त्य या निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। और ये इसके प्रवर्तक कौन है? J.S. ब्रूनर है, जिन्होंने 1956 के अंदर ये जो प्रारूप है ये प्रतिमान दिया था। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो गुड्रो है, ऑस्टिन इनके सहयोगी थे। अच्छा, सबसे पहले अपन उद्देश्य देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्र द्वारा जटिल समस्याओं को कम करना, चिंतन शक्ति का विकास करना और स्थायी अधिगम को कम करना। अब देखो स्थायी अधिगम कौन सा? कि जो पूर्व अधिगम है बच्चे का किसी चीज़ के बारे में उसको तो कम करना, और नवीन अधिगम उसको करवाना, नवीन ज्ञान देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। चिंतन शक्ति का विकास करना ताकि बच्चा सोच समझ के जो अपना पूर्व ज्ञान है उसको इम्प्रूव कर सके, उसमें जो भी करेक्शन करना है वो कर सके, और जटिल समस्याओं को वो अपने आप खुद सुलझा सके। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके केंद्र बिंदु या लक्ष्य क्या है। तो छात्रों के ऐसे कौशल का विकास करना जिससे वह वस्तु, व्यक्ति, भाव, घटना आदि का पता लगाने के साथ साथ उनमें विभेदीकरण की भी क्षमता
कि इनका पता तो लगा सके, लेकिन साथ साथ में इनको विभेदीकरण की एक क्षमता है वो भी इसमें डेवलप हो सके। ये इसका मुख्यतः केंद्र बिंदु है। इसके बाद इसमें संरचना के 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। तो कौन कौन सा है? तो पहला चरण है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, यानी सबसे पहले आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद में उनको प्रस्तुत किया जाएगा, तो यानी प्रस्तुतिकरण। उसके बाद में व्यू रचना का विश्लेषण किया जाएगा कि जो भी व्यू रचना बनाई है उसका डिटेल्स से विश्लेषण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर पे क्या करेंगे? तो अवधारणाओं व उपकरणों को सुनिश्चित करना कि जो भी अपन ने व्यू रचना देखी है उसके आधार पर जो अवधारणाएँ बनाई हैं या जो भी उपकरण हमें इस प्रतिमान के अंदर काम में लेने हैं उन सबको सुनिश्चित करना है। उसके बाद में इसका अभ्यास किया जाता है और लास्ट में क्या किया जाता है, ये सब हो जाता है तो उसके बाद में उस प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। ये हमने संप्रति निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान के बारे में देखा है कि इसका केंद्र बिंदु या इसकी संरचना है वो क्या है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसकी सामाजिक प्रणाली है वो क्या है। तो ये कक्षा कक्ष के वातावरण को निर्मित करना, सहयोग भावना का विकास करना, शिक्षक बालक को बौद्धिक गति प्रदान करता है। कैसी गति प्रदान करता है? तो बौद्धिक गति प्रदान करता है इसके अंदर। उसके अलावा व्यू रचना का चयन छात्र अपने ढंग से करता है। जो भी व्यू रचनाएँ हैं उनका चयन छात्र है वो अपने ढंग से करता है। ये इसका जो सामाजिक प्रणाली है। उसके बाद सहायक प्रणाली देखते हैं इसके अंदर कि छात्र को शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाती है और लिखित परीक्षाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है इसका। कौन सी परीक्षाओं में? जो भी लिखित परीक्षाएँ हैं इनमें इसका मुख्य ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसका उपयोग देखते हैं, इसका प्रयोग क्या है। तो इसका सबसे अधिक प्रयोग है वो भाषा में, व्याकरण अध्ययन में और मुख्य अंकगणित है उसके अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसका। किस किस के अंदर? भाषा में, व्याकरण अध्ययन में और मौखिक अंकगणित में। अब अपना जो 3 नंबर पे है जो अपना सिलेबस में दे रखा है ये परीक्षा या पूछताछ प्रतिमान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से इस बार का क्वेश्चन है वो कन्फर्म आना ही है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही डिटेल से देखना है आपको। यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इसके प्रवर्तक कौन है? तो रिचर्ड जो सचमैन है उन्होंने 1962 में दिया था इसे। और कौन से विश्वविद्यालय में? तो जो इलिनॉइस विश्वविद्यालय है उसके अंदर ये प्रतिमान दिया गया था। और इन्होंने इस प्रतिमान के बारे में एक पुस्तक के अंदर बताया है। तो वो उस पुस्तक का नाम क्या है अगर हमें पूछ ले तो उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी। ये इनकी पुस्तक का नाम है। बार बार देखोगे आप ध्यान में रह जाएगी कि द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी। पूछताछ या परीक्षा जो प्रतिमान है इसके प्रवर्तक कौन है? तो रिचर्ड सचमैन। और कब दिया? 1962 में। और कौन से विश्वविद्यालय में? कहाँ दिया? तो इलिनॉइस विश्वविद्यालय में से दिया गया था। ये परीक्षा प्रतिमान के बारे में देख रहे हैं अपन। इसके बाद में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ परीक्षा यानी पूछताछ या इंक्वायरी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति को बल मिलता है, खोज की प्रवृत्ति है उसकी प्रधानता होती है और नए सिद्धांतों या नियमों का इसके अंदर निर्माण किया जाता है। अब रिचर्ड जो सचमैन है उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? तो इन्होंने कहा है कि परिस्थिति के अनुसार ज्ञान भी परिवर्तित होता रहता है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ में बदलना ज़रूरी है, अगर नहीं बदलेंगे तो इसका मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे या टूट जाएंगे। तो परिस्थिति के अनुसार ज्ञान भी परिवर्तित होता रहता है। और कोई भी सिद्धांत या तथ्य है कि जैसे कोई भी सिद्धांत है या तथ्य है जब किसी समय विकसित किए जाते हैं तब उनकी उपयोगिता होती है। कि कोई भी सिद्धांत या तथ्य अपन विकसित कर रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम उनकी उपयोगिता थी, लेकिन कालांतर में वे ही क्या है? अनुपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वो ही क्या हो जाते हैं? अनुपयोगी हो जाते हैं। जैसे अपन बुक लेके आ रहे हैं, फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं, और या आप जैसे अभी ये क्लास देख रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जैसे आप फर्स्ट एड में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में आपके लिए ये क्लास कोई उपयोगी नहीं रहेगी। तो कालांतर में उन क्या हो जाती है? वो चीज़ें अनुपयोगी हो जाती है। जो आज उपयोगी है वो सब अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाती है और उनका स्थान नए सिद्धांत तथा नए तत्व ले लेते हैं। कि उस टाइम आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी तो आपकी वो जगह है या इस क्लास की जगह है वो कोई दूसरी क्लास ले लेगी। तो ये रिचर्ड सचमैन है उन्होंने पूछताछ के बारे में बताया है। उसके बाद में कि ये इस प्रतिमान के बारे में देखते हैं कि ये प्रतिमान वैज्ञानिक विधि तथा वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। किस पे आधारित है? वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक धारणा पे आधारित है ये। और सर्वप्रथम प्रयोग है ये भौतिक विज्ञान के लिए 1966 ईस्वी में इसका किया गया था। और बालक की व्यक्तिगत विकास एवं मानसिक क्षमताओं में ये वृद्धि करता है। कौन कौन से विकास में? व्यक्तिगत विकास और मानसिक क्षमताओं में। रिचर्ड सचमैन के अनुसार बालक स्वभाव में जिज्ञासु होता है। कैसा होता है? जिज्ञासु। और वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए
पूछताछ में आनंद अनुभव करता है। आप देखते हैं कि जैसे बच्चा है वो हमें बार बार कोई ना कोई चीज़ का पूछता रहता है कि वो क्या है, वो क्या है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है और वो अपनी जिज्ञासा है उनका समाधान करने में ही उसे मज़े आते हैं, आनंद अनुभव करता है। अब इस जो ये परीक्षा प्रतिमान है या पूछताछ प्रतिमान है, इसके उद्देश्य देखते हैं कि उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो एक तो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उसके अलावा ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है, जिज्ञासु अभिवृत्ति है एवं अभिरुचि, जो भी अभिरुचियाँ हैं इन सब का विकास करना, खोज प्रवृत्ति यानी अन्वेषण प्रवृत्ति है एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता विकसित करना, और भाषा बोध एवं सकारात्मक कौशलों का विकास करना तथा आगमन तर्क का विकास करना। इसमें भी किस तर्क का विकास किया जाता है? आगमन तर्क का इसमें विकास किया जाता है। यहाँ तक आज हमने देख लिया है। इससे आगे की जो क्लास है, जैसे इसके बारे में सामाजिक प्रणाली, क्योंकि 25 मिनट की हो गई, देखता हूँ मैं एक बार ये कितना और बचा है। चलो एक ये तो कंप्लीट कर लेते हैं कि इसकी सामाजिक प्रणाली कौन सी है। तो शिक्षक इसमें गौण होता है और गौण यानी समस्या उत्पन्न करता है, सिर्फ बच्चों के समक्ष समस्या को रखता है शिक्षक, और विद्यार्थी है वो इसमें मुख्य होते हैं, वो समस्या का समाधान करते हैं, और शिक्षक है वो सिर्फ उनकी सहायता करता है। समर्थन प्रणाली क्या है? इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है। अब पूछताछ प्रक्रिया, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? तो केंद्र, संरचना, सामाजिक प्रणाली या सहायक प्रणाली, ये सब अपन देखते हैं। और पूछताछ प्रक्रिया है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पूर्व ज्ञान की समीक्षा करना या पृष्ठाचार सूचना प्रदान करना, या छात्रों को उत्तरदायी बनाने के लिए प्राप्त परिणाम को परिभाषित करना, या पूछताछ की जो सामान्य प्रक्रिया है वो, और उसके बाद में छात्रों को सूचना तथा सूचना प्रस्तुतिकरण की स्थापना। यानी सबसे पहले पूर्व ज्ञान की समीक्षा की जाएगी, फिर पृष्ठाचार की सूचना प्रदान की जाएगी, फिर जो भी छात्र है उनको उत्तरदायी बनाने के लिए प्राप्त परिणाम को परिभाषित किया जाएगा, फिर पूछताछ की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और अंत में जो भी सूचना है, जो सूचना एकत्रित की है, उन सब का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये सब इस पूछताछ जो प्रक्रिया है इसके प्रमुख घटक हैं। इसके बाद में जो जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान है, इसके बारे में अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर चर्चा करेंगे। अब 2-3 रहे, उसके बाद में अपन जो भी PYQ है वो करेंगे। आज की क्लास बड़ी हो गई तो मैं यहीं रोक रहा हूँ। बाकी जो इसका बचा पार्ट है वो कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, और कुल मिला के इन 3 क्लासों में आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देते रहना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।